माली साल 2024-25 हाजिर खिदमत है। आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों की मद में 42 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम सर्व की जाएगी। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करवा रहे हैं। पंजाब किसान कार्ड के इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसके तहत 5 लाख किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिला सूद फराहम कर रहे हैं। तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी है कि 10 अरब रुपए की लागत से सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पंजाब का बजट भी पास हो गया, लेकिन जो कुछ पंजाब असम्बली में आज हुआ, मेरा ख्याल है पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया होगा कि जो कौम बजट भी इत्मीनान के साथ, अमन के साथ पास नहीं करवा सकती या पेश नहीं कर सकती, उसका क्या फ्यूचर हो सकता है। आज पंजाब असम्बली के अंदर सब लोग एक दूसरे से दस्तों गिरेबान थे और यह है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का असल चेहरा। अब इस चेहरे को कहाँ रखा जाएगा, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मायूस होकर आज प्राइम मिनिस्टर साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंच के और उनको अपने साथ चलाने की दरख्वास्त भी कर दी और एक प्लान भी उनको दे दिया कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चल सकेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको लेके चल पड़ेगी। ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान भी एक खौफनाक तनाज़ा शुरू हो गया। तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। ये सारे जो तनाज़े हैं पाकिस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शोएब शहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और ये जो हाई कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन के तनाज़ा है उसके अंदर इनका भी एक कंट्रीब्यूशन है, इनका भी एक केस है। और आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी और दोस्त है हमारे। और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अगर आप इजाज़त दें तो शर्मिला फारूकी साहब से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। शर्मिला साहब ये फरमाइएगा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई इम्कान है डायलॉग चलने का, क्योंकि अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं। जी शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए जी, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा इनके साथ एक मुआहदा हुआ था जो प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन से पहले हुआ था, जिसमें हमने इनके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना था, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हमें मिलने थे और इसी तरीके से बजट से पहले पीएसडीपी चारों सूबों की हमसे डिस्कस होनी थी, हमारी मशावरत लेनी थी और हमारा इनपुट लेना था और बाहमी मशावरत के साथ वो पीएसडीपी जो है वो बजट में आनी थी। जहां तक बजट का ताल्लुक है और पीएसडीपी की डिस्कशन का ताल्लुक है, वो हुकूमत की जानिब से नहीं हुआ। नाउ दिस इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट। बात यह है कि पीपल्स पार्टी की शराफत को उसकी कमजोरी समझा जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर अस पीपल्स पार्टी ना ही कमजोर है और हम ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस हुकूमत को चलने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को बहाल रहने के लिए पीपल्स पार्टी के मेंबर्स के वोट्स बहुत ज़रूरी हैं और बजट पास करवाने के लिए भी हमारे नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अब बात यह है कि जब दो फरीकीन में एक मुआहदा होता है और एक फरीक जो है वो उसको ब्लैटेंटली वायलेट करे तो दूसरा फरीक क्या करेगा? एहतजाज तो करेगा ना, ये तो उसका हक बनता है और हमने यही किया। हमने इशू ये है कि अगर आप वोट नहीं देती तो बजट पास नहीं हो सकेगा, बजट पास नहीं होगा तो ये गवर्नमेंट चली जाएगी। अब अगर ये गवर्नमेंट चलेगी तो फिर नुकसान आपका भी है, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट रुखसत हो जाए, घर चली जाए? नहीं जी, देखिए हम बहुत एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हैं कि जी वोट नहीं देते हुकूमत गिर जाए। हमारा मकसद या मतलब हरगिज ये नहीं है। हमारा मकसद और मतलब ये है कि जो मुआहदा हमसे किया, उसमें उस मुआहदे में और भी बहुत सारी शिकें हैं कि जो मुआहदा हमारे साथ किया गया है उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद हो। बिलखुसूस देखिए पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है, पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं और हमारी ख्वाहिश थी और ये अवाम की भी ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी अपना इनपुट उस बजट के अंदर दे। जो हमारी फाइनेंशियल टीम है वो बड़ी काबिल टीम है और हम समझते हैं कि हम इस बजट के अंदर
अपना एक कलीदी किरदार अदा कर सकते थे। कुछ ऐसे मेजर्स हम इनको सजेस्ट कर सकते थे जिससे शायद आवाम को रिलीफ मिलता, क्योंकि देखिए ना, हमने बजट से पहले भी अपने मंशूर के अंदर ये कहा था कि जनाब आपके पास चंद एक वजारतें हैं जो डिवॉल्व हो चुकी है, उनका खात्मा करें, 300 बिलियन आप वहां से बचा लेंगे। आप इतने एम्बिशियस टारगेट्स दे रहे हैं एफबीआर को बढ़ा के 40% बढ़ा के आप उसको दे रहे हैं, ये कैसे अचीव होगा? हमेशा एफबीआर जो है अपने टारगेट अचीव करने के अंदर वो फेल हो जाता है। इसी तरीके से आप देखें कि आपके जो बैरूनी ममालिक कर्ज हैं वो आपके रेवेन्यू से ज़्यादा हैं। फिर इस बजट के अंदर आप ये देखिए कि हुकूमत ने कोशिश भी नहीं की कि अपने अखराजात कम करे। आपके अखराजात ज़्यादा बढ़ गए, बल्कि पिछले साल से की बनस्बत इस साल 58% इंक्रीज किया गया है। ठीक है, आपके नुक्ते वैसे ठीक है, लेकिन फिर सवाल फिर वही पैदा होता है कि अगर ये तनाज़ा हल नहीं होता तो फिर तो ये फैलता चला जाएगा। शोएब साहब ये फरमाइए सर, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपके डायलॉग चले और ऐसा लगता था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी वक्त भी आपको ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद आप एक प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब चल के उनके पास चले गए हैं और दोनों के दरमियान बड़ी मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, आपने देखा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके बजाय उधर उस ट्रक पर चढ़ जाए? तो फिर मौलाना फजलुर रहमान एक इंडिपेंडेंट आज़ाद एक हैसियत में एक पार्टी के सरबराह हैं, उनकी आज़ादी है, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन उन्होंने जो खुद आज तक कहा है, यानी अबाउट 100 डेज़ गुजरने के बाद उन्होंने कहा है कि जी ये तो हो सकता है कि हमारी तहरीक में शिद्दत मज़ीद आ जाए, ये नहीं हो सकता कि हम इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लें या गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लें। उन्होंने तो बल्कि मशवरा दिया है कि आप अपोजिशन में आ जाएं, आप भी इस हुकूमत को एक्सेप्ट ना करें, ये बकौल मौलाना फजलुर रहमान के। बाकी हम तो समझते हैं कि मौलाना ने कहा है तो वो अपनी बात पे कायम रहेंगे। और देखें, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की कश्ती में जो सवार होगा उसने हमेशा के लिए अपनी सियासत को तबाह बर्बाद कर देना है, ये तयशुदा उसूल है। ठीक है। अब मौलाना फजलुर रहमान ये पहला मौका है कि वो पार्ट ऑफ द पावर पॉलिटिक्स नहीं बने, वो एक सियाने समझदार एक पॉलिटिशियन है। लेकिन अब आपको उनकी सियासत का पता चला है, उससे पहले जो कुछ आपके ख्यालात थे उनके हमारा इख्तलाफ, देखिए हमारा इख्तलाफ था, हमारे वो हरीफ थे और हैं, सियासी हरीफ तो केपी में वही है हमारे। महमूद खान भी थे, इसमें कोई शक नहीं। हमने मौलाना को भी कहा है, मौलाना को भी। तो अब नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब बचे हैं सर। देखें, अब तो उनके साथ भी एक लिहाज से मेरा ख्याल है चकजई साहब को एम्पावर कर दिया है खान साहब ने। मेरी खुद तो डायरेक्ट बात नहीं हो सकी, शायद कल मुलाकात हो। लेकिन देखें, हमने इन कठपुतलियों को इसलिए नहीं उनके साथ मुज़ाकरात किए कि ये पहली बात तो ये है कि ये हमारे मैंडेट पे डाका डाल के बैठे हुए हैं, ये लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। 17 सीटों वालों ने कब्जा करके उसको एस्टेब्लिशमेंट ने रिजेक्टेड लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, शहबाज शरीफ को। इसी तरह मरियम नवाज वहाँ हारी हुई है, नवाज शरीफ हारा हुआ है और पीपल्स पार्टी ने कई सीटों पे कब्जा किया हुआ है और एमक्यूएम की 100% जो सीटें हैं वो सारी जाली हैं। तो अब इनके साथ हम बात करके तो इनको लेजिटिमेसी दें। तो अब उसके बाद चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं ना सर, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन कहा, जमाल बंदोखेल साहब ने कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा, उस हवाले से मेरा ख्याल है खान साहब ने उसकी हद तक एम्पावर कर दिया है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे वो कहते हैं कि मैं तो नहीं आ रहा था या मैं तो नहीं आ रही थी लेकिन गाय खींच के ले आई मुझे। देखें एक बात अगर पॉजिटिविटी की तरफ जाती है तो अच्छी बात है, मगर उसके लिए ना तो ऐसे एक बात बता दूं, ना कोई CBM है, ना ये लोग संजीदा हैं और फिर ये झूठे लोग हैं। मुस्लिम लीग नून ने, आपको याद होगा, तमाम पार्टीज ने कहा था 2022 में कि आए जी आप अपनी 2 असेंबलियां तोड़ें, आए नेशनल असेंबली का इलेक्शन ले लें। जब हमने इनको वार्न किया नवंबर में, 1 महीने बाद हम असेंबलियां तोड़ेंगे, क्या कहते हैं, हमने झूठ बोला। इन्होंने कहा हमने सियासी बात की, इन्होंने कहा हमने मजाक किया, हर तरह की गुफ्तगू की। तो इसलिए इनके ऊपर ट्रस्ट करना थे कि आपने ये सब इनकी वजह से नहीं किया, हमने इनको 1 महीना पहले वार्न किया। आपका ये मुतालबा था, आपकी प्रपोजल थी, आए हम आपको मौका दे रहे हैं बिफोर वी डिसॉल्व द असेंबलीज, आप आए हमारा इलेक्शन की तरफ आ जाएं और कोई मुश्तरका लाएमल बना लें, लेकिन वो नहीं आए। हमने अपना ये मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त ना सेंट्रल स्टेज पे हैं और दोनों बड़ी पार्टीज जो है ना, एक तो गवर्नमेंट का इत्तेहाद है वो और दूसरा अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों उनको खींच रही है। इसका मतलब मौलाना जो है वो ट्रम्प का कार्ड है, जिसके पास हो गया वो कामयाब हो जाएगा। नहीं, जो चौधरी साहब आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, और जो ट्रम्प का कार्ड है ना, वो अगर वो पीपल्स पार्टी के पास है, ठीक है, उसकी मैं वजाहत भी करता हूँ और वो होगा भी नहीं इस्तेमाल। ठीक, वो वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान एक लंबे अरसे से पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ चल रहे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ
उनका पहली दफा साथ शुरू हुआ था बाकायदा गवर्नमेंट, और हम उसको वॉच करते रहे हैं चीज़ों में। नवाज शरीफ के साथ तो आप ये समझें कि जब पीटीआई का धरना आया ना, तो जिसे कहते हैं ना बादल नखास्ता, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ साहब ने कबूल किया 2014 में। वरना मियाँ नवाज शरीफ ने एक आम आदमी से मौलाना फजलुर रहमान को डीआई खान में इलेक्शन हरवाया था। इतनी हेट लव थी इस हद तक, बाकायदा ये मुझे पता है, एक दूसरे के खिलाफ होता, ठीक है। लेकिन जिस तरह वो आप जफिया पपियों की बात कर रहे हैं, तो वो तो जितनी हेट पीपल्स पीटीआई और मौलाना में थी, मौलाना उनके साथ भी मुस्कुरा के मिलते हैं। सियासतदान का हुस्न यही होता है, सही बात। ये नहीं होता है जो खान साहब स्टबन क्रिएट करते हैं और दिखाते हैं कि नहीं मैंने नहीं करनी, फलानी नहीं। अब आप सब जमातों को अचकदई का नाम लेके उन्हीं से मिलने जा रहे हैं ना। पहले जिनको चोर डाकू कहते थे वजीर आला बना लेते थे, फिर कहते थे ये तांगा पार्टी है उसको वजीर दाखिला बना लेते थे। मतलब कौन सा काम है जो उन्होंने कह के नहीं किया? ये कोई ऐसी बात नहीं है। इशू ये है जो शर्मिला साहिबा बात कर रही थी, देखें पीपल्स पार्टी ने ना बड़े आराम से पंजाब में डेफेमेशन लॉ को पास कराया। वो गवर्नर जाते हुए खुद कुछ ना लिखते, वो कहते ये आया साफ्ती तंजीमों से और मैं ये साथ लगा के वापस भेज रहा हूँ, आप दोबारा गौर करें। कुछ भी ना कहते, चले गए देखें वो किराया पास। आज जो उनसे शर्मिला साहिबा कह रही है नहीं पूछा ना, तो बजट तकरीर में आप तजावीज़ दें कि अगर आप ये मानते हैं, अदरवाइज हम आपके खिलाफ वोट देंगे। ये नहीं है कि बाइकाट करके तो रास्ता बजट पास कराने का कराएंगे, नहीं। ये पीटीआई भी यही काम करती है, सहूलत जब देनी होती है बाइकाट किया बिल पास हो गया। हुकूमतों के साथ यूं ही होता है, ये कहें कि अगर आप ये नहीं करेंगे हम आपके खिलाफ वोट करेंगे। ठीक है, कैसे शहबाज शरीफ नहीं मानेंगे बात? खिलाफ वो तो गवर्नमेंट चली जाएगी ना, यही बात है ना, गवर्नमेंट चलेगी ना, तो उन्होंने मानना ही मानना। इशू ये है कि चौधरी साहब जो बातें हम सब कर रहे हैं मुशावरत, ये पॉलिटिकल गेम है। हर सियासी जमात का अपना राइट है, इसको नहीं मैं बिल्कुल कर रहा कि वो लोगों के लिए आवाज ना उठाएं और कल को ना कहें कि देखें हमने बजट में ये बातें कही थी हमारी नहीं मानी। इशू ये होगा तब, और ये बिल्कुल जालमाना बजट है फेडरल गवर्नमेंट ने जो दिया, इसमें कोई शक नहीं है। इसके हमेशा एक लफ्ज होता था, आप हिस्ट्री उठा लें बजट की, एक हेडलाइन होती थी बजट इदादो शुमार का गोरख धंधा, ये अपोजिशन भी कहती थी और वही चलती थी। इस दफा वो भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन इतनी तबाहकुन हुई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान कोई जगह बची नहीं है कि कोई बंदा, मतलब देखे ना सरकारी मुलाजिमीन तो ये एक नॉन फाइलर जो है ना, एक ही ऑप्शन रह गया कि उनको गोली मार दो, नहीं इसके अलावा तो कोई ऑप्शन। सरकारी मुलाजिमीन को जो तनख्वाह नहीं है वो जरूर फाइलर बने कि आपको रनिंग बेसिक पे नहीं मिलेगा, जो उस ग्रेड की इब्तदाई है वहां पे मिलेगी। मतलब ये भी कि इस हद तक भी आपने टैक्स बढ़ा दिए, सब कुछ कर दिए, ये यहाँ पे पीपल्स पार्टी वोट करेगी, ये मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। चाहे उनको वो कहें कि हमारा पीएसडीपी में हिस्सा मिल गया, कुछ भी हो गया। इशू ये है कि क्या पाकिस्तान भी कहीं एग्जिस्ट करता है हमारी सियासी जमातों में? आवाम नहीं, पाकिस्तान में आवाम ही है ना कि भाई सही बात। असल बात थी कि क्या पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, अचकजई साहब जितने भी हैं सब, कोई इसमें नहीं है। इनके बजट में भी यही बात होती थी, ये बजट में भी यही बात हो रही है। आईएमएफ से छुटकारे का कोई रास्ता है? कोई ऑप्शन नहीं है, ना ये भी एक हकीकत है, लेकिन पॉलिटिकल काम उस तरफ लेके जा रहा है जहां हम आज पहुंच गए हैं, और ये सिर्फ डिजास्टर है, इससे बचत कोई नहीं है। शर्मिला साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है, कि आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपनी तजावीज दें और साथ गवर्नमेंट को ये बताएं कि हमारी अगर तजावीज नहीं मानी जाती तो हम आपको वोट नहीं करेंगे, फिर आवाम को यकीन आएगा कि वाकई आप आवाम के साथ खड़े हैं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के वो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शर्मिला साहब, जब आपके पास एक सीधा रास्ता है कि आप गवर्नमेंट से कहें कि ये हमारी तजावीज़ हैं, आप एक पैरेलल बजट बनाएं और उसे रिलीज कर दें, और साथ गवर्नमेंट को कहें कि अगर आप ये तजावीज़ नहीं मानते तो हम आपको वोट नहीं करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी कि आपकी तजावीज़ को वो बजट के अंदर शामिल करें। तो उसके बजाय आप ये तकारीर करके साइड पे बैठ के हैं बिल्कुल नाराज होके, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए जी, कल जो हमारा फैसला था कि हम बजट लेंग के इजलास के अंदर हम कल की तारीख में नहीं बैठेंगे, वो हमारा एक एहतजाज था। इसके बाद इसहाक डार साहब आए और उन्होंने कुछ बातचीत करी, और एज अ टोकन सिंबॉलिकली हमारे 3 मेंबरान जाके असेंबली में बजट स्पीच के दौरान बैठे। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के अपने वोटर्स हैं, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, और जिसके अंदर हमने पहले ही तजावीज़ दी थी कि आप अपने अखराजात कम करें। कुछ वजारतें जो सूबों को डिवॉल्व हो चुकी हैं उनका खात्मा करें, आपको 300 अरब रुपए वहां से मिलेंगे। यहाँ आप
टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं सैलरीड क्लास के ऊपर। आपने तो जो मिडिल क्लास है उसको तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अच्छा, ये नॉन फाइलर की जो रट लगाई गई है, आपके जो बेशतर रिटेलर्स हैं वो फाइलर्स हैं जिसके ऊपर जिनको आप टैक्स नेट में लाना चाह रहे हैं। मसला क्या है, वो अंदर इनवॉइसिंग करते हैं, वो टैक्स चोरी करते हैं। टैक्स तो दे रहे हैं, फाइलर्स भी हैं, लेकिन वो कम दे रहे हैं। आप कंप्लाइंस के ऊपर जोर डालें ना। आप ये समझते हैं कि आप जितना टैक्स लगाते जाएंगे उतना लोग आपको टैक्स देंगे, उतना लोग चोरी करेंगे। देखिए, बात ये हम समझते थे कि औरंगजेब साहब आए हैं तो न जाने कौन सी जादू की छड़ी होगी और न जाने क्या चीज वो ले आएंगे। व्हाट इज डिफरेंट दैट ही इज डन जो बाकी लोग नहीं करते आए हैं पिछले सालों के अंदर? वही अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं जी। होम ग्रोन इकोनॉमिक पॉलिसी, सवाल फिर मेरा वही है, डिस्कोर्स के बोर्ड को रिवैम्प करेंगे। तजावीज दें कौमी असेंबली में, गवर्नमेंट नहीं मानती, हमारी तजावीज तैयार हैं, हम अपनी तजावीज देंगे और हुकूमत को माननी भी पड़ेंगी, क्योंकि वो तजावीज ऐसी तजावीज है जिससे शायद कुछ आवाम को रिलीफ मिल जाए। देखिए, इस वक्त आवाम परेशान है। अनफॉर्चुनेटली इस बजट के अंदर भी पिछला जो आपका साल गुजरा है, आपकी इकोनॉमी बचाई है आपकी ज़राअत ने। 6.3% ग्रोथ है, अनप्रेसिडेंटेड 2 दिहाइयों के अंदर। लेकिन आपने इस बजट के अंदर भी एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा आपने एग्रीकल्चर के लिए, कुछ नहीं रखा आपने किसान के लिए। लेकिन आपने कहा था कि आप सब्सिडीज खत्म कर देंगे, आपने सब्सिडीज डबल कर दी। आप बेसिकली ट्रम्प कार्ड हैं और आपने अगर फैसला कर लिया कि आपने आवाम का साथ देना है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी, ये एक रियलिटी है। और अगर आप वो नहीं करते तो फिर आप भी ज्यादती करेंगे इस आवाम के साथ। राणा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये फरमाइए सर, ये जो लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान फटा हो गया कि अब ज़रा हाई कोर्ट ने ऐलान किया था, हुक्म जारी किया था कि 6 नए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं बनाए, फिर उन्होंने बना दिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही है, इलेक्शन कमीशन। तो ये एक नया फड्डा शुरू हो गया। पहले अदालतों के दरमियान था, अब अदालतें और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हो गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये किधर जा रहे हैं सर? चौधरी साहब, बात यह है कि पंजाब में इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में 3 तरह के ट्रिब्यूनल इस वक्त कायम है। एक वो जो इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट की बामी मुशावरत से कायम हुई, एक वो जो लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज जिनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हमारे पैनल में नहीं आ सकते, उनके फैसले पे ट्रिब्यूनल बना दिए गए और उनकी जुरिस्डिक्शन भी चेंज कर दी गई। एक वो हैं जो इलेक्शन कमीशन ने खुद बना दिया। ठीक है, इस तरह ट्रिब्यूनल बन गए हैं। और सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने आज दरखास्त जमा करा दी है कि हमें इस फैसले पे एतराज़ है जिस पे अमल किया जा रहा है, भी कल के करके और उनको रोका जाए काम से। अब वहाँ चीफ जस्टिस साहब समझ रहे हैं, ज़ाहिर है उनका इख्तियार है कि वो कहते हैं ये मेरा इख्तियार है। उन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि पिछले चीफ जस्टिस सरदार रज़ा लिख के गए हैं कि आप पैनल देंगे, चुनेंगे हम, आप खुद नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रिब्यूनल का जो इख्तियार है बनाने का वो इलेक्शन कमीशन का है। तो दोनों आईनी इदारे हैं। यहाँ पे कुछ अर्सा पहले विमेन एम्बोड्समैन शायद अब्बासी साहिबा थी, उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को लाहौर हाई कोर्ट में शायद वो थे, तो उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भी दे दिया था। उन्होंने उनको किया और फिर वो मामला चीफ जस्टिस ने उस वक्त संभाला। वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो कानून के तहत बनी है, ये आइन के तहत बना है इलेक्शन कमीशन। ये जब भी हमारे यहाँ मसला हुआ है, जब तक रिटायर्ड जज इलेक्शन कमीशन में रहे हैं उनको कभी तलब नहीं किया गया। जब से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, हर रोज उनकी, ये आज से नहीं, उमरता बंदेयाल साहब भी जब सेनेट के इलेक्शन में कह रहे थे कि आप फटाफट इसको ओपन करें, उन्होंने कहा जी आप लिख के दें, ऑर्डर करें, हम कर देंगे। आप हमसे कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, वो नहीं माने, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि आपको सीक्रेट बैलेट करना है। अब हमने असल में खेल ये बना लिया है कि हर इदारा अपनी डोमेन से बाहर जाके खेलता है। तो ये असूल सब ने शुरू कर लिया। ये बहुत बड़ा फड्डा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शोएब शाहीन साहब साथ बैठे हुए, इनका अपना केस है, वहां पे भी ट्रिब्यूनल आ गया हुआ है। तो अगर हम सब इदारे अपनी अपनी डोमेन की बजाय इंक्रोचमेंट्स में जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि हाई कोर्ट वो नहीं ले सकती सो मोटो, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोज सो मोटे हो रहे हैं। ठीक है, अब वो ये फैसला किसने करना है? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि आप हमें अंडरमाइन करते हैं हर चीज में, आ जाओ और कर दो। वो कहते हैं, फिर उन्होंने फैसला कर लिया, 2 फैसले किए। एक ये कि हम ट्रिब्यूनल्स में जो लाहौर हाई कोर्ट ने इंडिपेंडेंटली बना दिया, हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आप जाएंगे नहीं, आप एक तरफा फैसले कर लें, कैसे होगा? दूसरे,
वो लाहौर हाई कोर्ट के दोनों साहिबान के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने का ऐलान शायद कल या परसों कर देंगे, लेकिन हमारी इलेक्शन कमीशन भिजवा रहा है कि ये अपनी हदूद से बाहर जाके, ये कौन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जो जज साहब जिनका वो फैसला है उन दोनों के खिलाफ, शाहिद बिलाल साहब मेरा ख्याल, नहीं वो है शाहिद करीम साहब, उनके बारे में कि भाई ये अपनी हदूद से बाहर जा रहे हैं, हमने सब कुछ बताया था। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर दी है, अपील ही लफ्ज कहते हैं या पता नहीं क्या कहेंगे, CPLA कर दिया, और वो इस तरफ भी जा रहे हैं। तो टकराव बहरान इस मुल्क में यही कुछ है, एक तरफ अवाम के लिए कुछ नहीं है, दूसरी तरफ हर बंदा कहता है मेरा इख्तियार मेरा। वैसे शेर साहब, ये ट्रिब्यूनल्स का इशू क्या है? इस्लामाबाद के अंदर आपका एक फटा है, लाहौर के अंदर एक दूसरा फटा है। ये इलेक्शन कमीशन या तो खत्म ही कर दे पाकिस्तान के अंदर। वैसे इलेक्शन कमीशन खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर इलेक्शन होंगे। खुदा की कसम उठा कहता हूं, इस इलेक्शन कमीशन की बजाय यानी आपका अगर ये कैमरामैन बैठा हुआ है ना, 2018 वाला चाहिए, किसी और बंदे को भेज दें, वो बेहतर इलेक्शन करा लेगा इस इलेक्शन कमीशन की बजाय। मेरा ये ईमान है। सर वो तो जनरल इस इलेक्शन कमीशन ने, रिटायर हो गए, इस इलेक्शन कमीशन ने जो डिसऑनेस्टी और बेईमानी की इतनी मिसालें कायम की हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मुझे बताएं, चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ एक इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया, इसी इलेक्शन कमीशन ने बना दिया, जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीर सरबराही में, वो ट्रिब्यूनल काम कर रहा है। वहां जज साहब ने 3 सवाल किए, 7 दिन के अंदर जवाब मांगा। 3 पार्टीज हैं, यानी जो मेरे अपोनेंट जो अपने आप को जीता हुआ कहते हैं, तारिक फजल चौधरी, इलेक्शन कमीशन, तीनों के केसेस, इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर्स, इनको कहा जी आप एक काम कीजिए, जवाब दीजिए हमारी पिटीशन का, जो 7 डेज में देने के पाबंद है अंडर द लॉ, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक। नंबर 2, आप एफिडेविट दें, वो भी पाबंद है अंडर द लॉ एफिडेविट देने के, कि आप जो जीते हुए हैं वो आपका फॉर्म 45 जो है 46 वो यही वाला है जो आप जमा करा रहे हैं, वो दुरुस्त है, ठीक है। और नंबर 3, फॉर्म 45 46 ओरिजिनल फॉर्म में यहां जमा करा, ठीक। अच्छा, इन्होंने क्या किया, 1.5 महीना होने के बावजूद ना फॉर्म जमा कराए, ना जवाब दिया, ना एफिडेविट दिया। 3 मुल्जमान मिलके, तीनों मुल्जिम हैं उसमें, मैंने उस पर डायरेक्ट इल्जाम लगाए। और मेरे केस में एक और हरकत की इन्होंने, 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने स्टे दिया कि फर्दर प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड, सस्पेंडेड, ठीक है। कंसोलिडेशन यानी वोटों की जमा तफरीक, फॉर्म 48 49 रोक दिया। रिटर्निंग अफसर के पास गया, उसने कहा जी बस उसने ऑर्डर कर दिया, बस खत्म। मैंने कहा नहीं, आप लिख के देंगे तब मैं यहां से जाऊंगा। उन्होंने लिख के दिया, प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड, ठीक है। और पता चला कि 11 को ही नोटिफिकेशन और दिया, और बैक डेटेड 12 को सर्टिफाइड कॉपी दी है, 12 को कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है। तो बात यह है कि अच्छा, कोर्ट ने कहा कि इन सारी बातों का जवाब दें। 3 मुल्जिम मिलके एक दूसरे को बचाने के लिए उन्होंने कहा जस्टिस रिटायर्ड, हम कोई जनाब फलां को लगा देते हैं, इस जज से हटा देते हैं। और रीजन क्या देते हैं, कमाल की बात है, मैं आपको ऑर्डर देता हूं। उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि जज बहुत तेजी से अनड्यू हेस्ट पे केस चला रहा है, लिहाजा टू डू ए कंप्लीट जस्टिस के लिए, मुकम्मल इंसाफ देने के लिए और ज्यादा तेजी के लिए, ज्यादा तेज करने के लिए हम जस्टिस शकूर प्राचा साहब को दे रहे हैं कि अब ये केस चलाएंगे। दैट इज द ऑर्डर, दैट इज द ओनली ग्राउंड। मैंने ब्रेक लेनी है। शर्मिला साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही हैं, अल्टीमेटली ये कहीं किसी बड़े डिजास्टर की जा रहे हैं हम। छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शर्मिला साहब, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फिर एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई अदलिया के साथ, या अदलिया की लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फिर गवर्नमेंट की लड़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, अब लाहौर हाई कोर्ट की लड़ाई इलेक्शन कमीशन के साथ। ये इतनी लड़ाइयां पाकिस्तान मुताम्मल हो सकता है इसका? चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं। और पाकिस्तान की अवाम ये देखना भी नहीं चाहती। वो नहीं देखना चाहती कि हम एक दूसरे के दस्तो गिरवा हैं। वो ये देखना चाहती है कि हम किस तरीके से साथ बैठ के महज़ब माशरे की तरह उनके रिलीफ के लिए कोई काम करें। ये अवाम चाहती है कि इस मुल्क के अंदर कोई बिजली सस्ती हो, ये अवाम चाहती है कि गैस मिले, ये अवाम चाहती है कि रोटी सस्ती मिले, ये अवाम चाहती है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, सेहत की सहूलियात उनको मिलें। ये अवाम हरगिज़ ये नहीं चाहती कि नेशनल असेंबली का खाड़ा बना हो या पंजाब असेंबली का खाड़ा बना हो। देखिए, बात यह है, ये जिम्मेदारी हम पर आती है। बेशक हमें एक दूसरे की शक्लें नापसंद हों, इट्स डूएबल, इट्स जस्टिफाइबल, नहीं पसंद है, लेकिन हम सब अगर मेहनत और काम करना चाहते हैं आवाम की बेहतरी के लिए,
तो ये रंजिशें, शिकायतें हमें एक तरफ रखनी पड़ेंगी। देयर इज नो अदर वे। ये सुन्नी इत्तेहाद वाले बैठे हैं, मेरे भाई हैं शोएब शाहीन साहब, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की जो जॉइंट पार्लियामान से जो स्पीच थी वो उन्होंने सुनी नहीं ना, उस पर भी शोर मचाते रहे। ये अखाड़ा बन गया था वो भी उस वक्त नेशनल असेंबली का पूरा हॉल। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास वक्त नहीं है, बाजे लेके पहुंच गए थे। नई नई तारीख रकम हो रही है, एक माहौल है बदतमीजी की, और जो अनफॉर्चुनेट है, अच्छे प्रेसिडेंट्स कायम करें। उन्होंने कहा था कि जनाब हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें आवाम को रिलीफ देना है, पब्लिक नीड्स शुड बी आ प्रायोरिटी। इस वक्त भी मैं जो बात कर रही हूं, जो हमारा इख्तलाफ है इस हुकूमत के साथ, और जो हमारा मुआहदा था कि हमारे साथ बैठ के आप PSDP बनाएं, वो इसलिए ताकि हम आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सकें। इस वक्त देखें ना, अब कल आज की बात है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर को सुन रही हूं, और वो जब एक सहाफी ने उनसे पूछा कि जनाब दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो कहते हैं आपको पता है दूध तो फिर वो कौन सी फैमिलीज के बच्चे पीते हैं? गरीब का बच्चा भी दूध पीता है, मिडिल क्लास का बच्चा भी दूध पीता है। आप उनसे दूध भी छीन रहे हैं। अच्छा, मुझे ना आप अपने अखराजात साहब के पास जाना है, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ, कम करें, क्योंकि आपने ये जो आपने नुक्ता उठाया ना शेफ साहब, ऐसे ही है सर। थोड़ी सी बात चौधरी साहब, क्योंकि वो अदलिया वाला मामला चल रहा था, अभी मैं देख रहा था फवाद चौधरी का ट्वीट। जस्टिस इब्राहिम खान जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने 12 लाख रुपए महीने पे एक ओहदा मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने वाले इदारे का ले लिया। ठीक है। उन्होंने लिखा है कि इन्हें ये ओहदा कतई तौर पर नहीं लेना चाहिए। पूरा मीडिया बात कर रहा है कि आप कल तक PTI को रिलीफ दे रहे थे, आपको दूसरी पार्टी कह रही थी कि आप मिल गए हैं, फिर आपने गिला किया कि आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा, और आज आप वहां पे 3 साल का ओहदा लेके बैठ गए। सब कह रहे हैं कि ये तो सलाम तो गणापुर साहब को ठोकना चाहिए। देखना, मतलब कि कमाल है कि भाई जस्टिस साहब आप खत क्या लिख रहे थे और क्या आप काम कर रहे हैं, ये हमारे मसाइल हैं। ठीक है। वैसे शेफ साहब ये फरमाइए, सिर्फ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने धांधली की है, सिर्फ ये फॉर्म 45 के लोग हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपको एतराज है कोई? देखें, धांधली कराने वाले और करने वाले सारे शामिल हैं इसमें। जो सबसे बड़ी तो हमें गिला है एस्टेब्लिशमेंट से, उनके करिंदे ना होते तो ये एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी से एतराज नहीं है? पीपल्स पार्टी से भी है। पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी सीटें हमारी दबाई हुई हैं। मैं आपको कराची से कई, मैं आपको नाम दे सकता हूं, हमारा कराची से कई दोस्तों की जो ऐसी सीटें हैं। नहीं, ये यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं हारा बैरिस्टर तैमूर मलिक से, उसके वोट ज़ाय करके 112 वोटों से उसको जिताया गया, जिसको उसके बाद में उसने रिजाइन कर दिया। और ये सारी सीटें जो जीत के बैठे हुए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे 3 MNA बन के बैठे हुए हैं, एक खुद ये सेनेट चेयरमैन बने बैठे हुए हैं, और एक MPA बनाए। ये सारे धांधली ज़दा हैं, और जो सीटें इन्होंने पंजाब में भी जीती हैं सारी धांधली वाली हैं। तो लिहाजा हमें इनसे भी गिला है, लेकिन जो 90% है वो PMLN ने किया है, और बाकी जो है सारी 100% सीटें वो हारी हैं ये MQM। और आपने देखा है मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा कि पीपल्स पार्टी वाले और नून वाले हमें कहते हैं कि हमारा पता नहीं 50% या 70% हमारा जाली है मैंडेट, और उनको कहते हैं MQM को तुम्हारा 100% जाली है, इसलिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। उसने कहा हाँ जी, ये मैंने बात की थी और ये लोग मुझे कहते हैं। आपने देखा ना, और फिर कामरान टेस्टूरी भी आया। तो बात ये है कि ये वही ऑडियो है जिनको ये चैलेंज करते हैं कि ये लीक नहीं होनी चाहिए। देखें, लीक नहीं, जाली हम आज भी कहते नहीं होनी चाहिए। ये वही ऑडियो है। आमिर साहब वो आकर कहता है ये मैंने कहा है, वो आकर उसको ओन करता है। मरियम नवाज ने भी ऑन की नहीं, तो ठीक है ना। तो बात ये थी कि उस बंदे ने, आप भी ऑन करते, मुस्तफ़ा कमाल ने अगर ये बात की है, मुस्तफ़ा कमाल उसको ओन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने उसके साथ की है, या आज भी उनका क्या नाम है, एलाई है ना, उनका इत्तेहादी है। कहें कि उसने गलत कहा, अगर वो ये बात, अच्छा इनका निसार चीमा नहीं आया, उसने नहीं कहा। आपका जावेद लतीफ क्या कहता है? वो कहता है जी जब मैं कहता हूं मेरा हल्का खोलें, वो कहता है फिर नवाज शरीफ का हल्का भी खोलेंगे। बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने बेईमानियां, सारे लोग आपको आज अच्छे लग रहे हैं वैसे, निसार चीमा साहब कोई अच्छा नहीं लग रहा, और बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन कोई भी शख्स, मुस्तफ़ा कमाल साहब, कोई भी शख्स सुने, कोई भी शख्स गवाही पे अगर सच बोलेगा आज के मुआशरे में, मैं उसको सलाम पेश करूंगा। और आज के मुआशरे में आज जिस तरह झूठ पे मबनी सारी ये इमारत खड़ी की जा रही है, कोई भी शख्स है, मेरा जितना सियासी मुखालिफ भी होगा, अगर वो सच बोलेगा मैं उसको सलाम पेश करूंगा। और जिस अंदाज से इन्होंने जमहूरियत को एक तमाशा, ढकोसला और ड्रामा बना दिया है, तो जमहूरियत का नाम न लें, फिर कहें कि ठीक है
हम इसी तरह बदमाशी के जोर पे, कब्जा ग्रुप के नाम पे कुछ भी करके, माफिया का नाम रख लें, कुछ भी करें, फिर बैठ जाए, हम कुछ कैसे। ब्रेक लेने राणा साहब आपके पास सवाल है कि अल्टीमेटली सारी चीजों का एक ही हल है डायलॉग, और डायलॉग जो है वो महमूद अचकज़ई साहब ने शुरू कर दिया है, क्या उसका कोई रिजल्ट निकल सकता है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब, वैसे डायलॉग के अलावा कोई ऑप्शन तो है कोई नहीं, और महमूद अचकज़ई साहब को सारे डायलॉग के सिलसिले में इमरान खान साहब ने शामिल करती है। अब वो मियां नवाज शरीफ साहब से अनकरीब मिलने वाले हैं, तो फ्रूटफुल होगी ये डायलॉग या मीटिंग या नहीं? अभी शहीद शाहीन साहब ने, जब आपने ब्रेक से पहले कहा, तो उन्होंने कहा कि आज अचकज़ई साहब ने कहा है पीटीआई को सारी सीटें वापस करें, तो मैं इनको कह रहा था कि वो 2018 में भी यही बातें करते थे कि नून लीग के साथ ये हुआ है। कुछ लोगों के अपने असूल हैं कि वो खड़े हैं उस बात पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो बात होती है, ये मसला उनका है, लेकिन इशू ये है कि उनका मैंडेट किसने लिया है? उनका मैंडेट पीटीआई के पास लिया है, सच्चा या झूठा, फिर ये बयान उनको देना पड़ेगा ना कि वो जो कहते हैं कि मेरा मैंडेट भी लिया, तो किसको दिया? पीपल्स पार्टी को दिया, नून लीग को दिया, किसको दिया? परवेज खटक को दिया, जिनकी सीटें भी नहीं है ना। तो फिर ये लॉजिकली उनका अपना गिला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है। उनको पशीन से वो एमएनए बन गए, यहाँ की बजाय वहाँ से आ गए, वहाँ पे भी सारों का इल्ज़ाम है कि जी सीटें बांट दी गई हैं, खड़े कहाँ पे होंगे? अब अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने जो कंधे का सहारा लिया है सुप्रीम कोर्ट का और महमूद खान अचकज़ई का। देखिए चीफ जस्टिस क्या फैसला करेंगे मुझे नहीं पता। उन्होंने डायलॉग की जब बात की है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमें खत लिखें, हमें सालस बना दें। मतलब वो ये है कि आप पॉलिटिकल अपोनेंट से बात करें, उसके लिए बिल्कुल ठीक बात है। महमूद खान अचकज़ई, आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, सबसे बात कर सकते हैं, सबके साथ कनेक्टेड। लेकिन इशू ये होगा कि वो जो बात करके आएंगे उसको खान साहब कब फाइनल करेंगे। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बात आ रही है, ये बता सकते हैं और कल मिल भी रहे हैं कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान की रिटर्न गारंटी मांगी है कि भाई जब हम कोई बात करेंगे तो आप खड़े होंगे उस पर। यहाँ पे सब हमारे लीडर्स एक ही जैसे हैं, अपने मफाद में सब करते हैं। वैसे अचकज़ई साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है? हो चुकी है मेरा ख्याल एक दफ़ा। कब? मेरा ख्याल है जेल में हुई है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है हो चुकी है आई थिंक। वैसे अनाउंस नहीं हुई किसी? नहीं, अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो और होनी चाहिए। देखे ना, जब मुलाकात हो रही है उनकी, अरेंजमेंट हो रही है, जब उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए उनको आगे किया है तो महमूद खान अचकज़ई के जितने भी ख्यालात हों वो आते तो पार्लियामेंट में है ना, पाकिस्तान के लिए आते हैं। उनके फौज के बारे में ख्यालात हैं, सब कुछ है, उन सबको छोड़ के अगर पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात और उनके साथ उनके साथी तादी ये बात करने के लिए तैयार हो गए हैं कि देखिए ना, ये टेबल पे बैठने से पहले जो दो शर्तें पीटीआई कहती है ना, सारी सीटें छोड़ दो यानी हुकूमत छोड़ दो, फिर हम बात करेंगे, तो ये टेबल पे आने से पहले इनको इस शर्त से पीछे आज खुद जाना पड़ जाएगा। कुदरती बात है, एक नए इलेक्शंस के ऊपर ही फार्मूला हम तो सब ये चाहते हैं कि डायलॉग करें और आप एक ऐसा काम करें जो सबको गिले हैं। सियासतदान जब हाथ मिला लें, आईनी तरामीम हो, कानूनी तरामीम हो, वो बिठा के एक पैकेज बना लें आप अपना, ताकि ना एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करें ना कुछ हो, सब अपना अपना करें, अगले इलेक्शन की तरफ बढ़े, अगले कोई ऑप्शन इस तरह नहीं। शर्मिला साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अचकज़ई साहब का एक फार्मूला है, आपका क्या ख्याल है कि ये पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं? मैंने उनके फॉर्मूले पे इतना गौर नहीं किया, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर मालूम है कि एक ही फॉर्मूला पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकता है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और उसके लिए तमाम सियासी जमातों को अपनी अपनी रंजिशें, शिकायतें और तहफ़्फ़ुज़ात पीछे रख के आगे की जानिब देख के आवाम के लिए काम करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि आवाम बेजार हो चुकी है, वो नहीं देखना चाहती कि हम दस्तों गिरबा हैं असेंबली के अंदर। वो चाहते हैं कि ऐवान के अंदर उनकी मसाइल की बात हो, उनके लिए कोई रिलीफ लेकर आए। आप यकीन करें, सुबह से लेके रात तक आवाम बेचारी जो है, लोग मैसेजेस हमें करते हैं कि जनाब ये काम करवा दें, वो काम करा दें, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, बच्चों का दूध नहीं लिया जा रहा। ये आप यकीन करें कि वाकतन एक वक्त ऐसा आता है दिन के अंदर कि आपको तकलीफ होती है तमाम चीज़ें देखे कि, और एक बेबसी सी तारी होती है कि किस तरीके से इन लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए। और ये आपकी जानिब देख रहे होते हैं, ये देखते हैं सियासतदानों के लिए जो ऐवान में बैठे क्या, ये वो जगह है जहां से फैसले होते हैं, जहां पर हमें कोई रिलीफ मिल सकता है। वो कहाँ जाएं बेचारे, किसको देखें? अगर इलेक्शन किसके होते हैं, किसके लोग वोट देते हैं? असल बात यही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी
एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी जो पब्लिक सपोर्ट की होगी, वो सख्त फैसले भी करेगी, और चूंकि वो अवाम की हकीकी नुमाइंदा गवर्नमेंट होगी, वो अवाम अपने पेट पे पत्थर भी बांध सकती है, मगर किसी ऐसे लीडर के लिए जिसके ऊपर उसका ट्रस्ट हो। उसके लिए नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई दो ही ऑप्शन है ना। एक ये है किसी का आप जुडिशल कमीशन के जरिए आप ऑडिट करा लें, दूसरा ये है कि नया इलेक्शन कराएं, जिस पे भी कोई राजीनामा हो जाएगा उससे आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आप इस स्टेटस को के साथ इस मुल्क को नहीं चला सकते, ये तय है। मेरा ख्याल है वैसे शुएब साहब जिद के साथ इस मुल्क को नहीं चला सकते, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, नया फार्मूला बनाना पड़ेगा, फिर ही पाकिस्तान चल सकता है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।